अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम सिंपली जो डिमांड फॉर मनी का कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बाद में इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे केनेजियन थ्योरी की तरफ, और केनेजियन थ्योरी के फ्रेमवर्क में हम मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई को यूज़ करते हुए देखेंगे कि मनी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है उसको कैसे अचीव किया जाता है। ठीक है, तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। डिमांड फॉर मनी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखते हैं कि मनी क्या है। मनी इज़ व्हाट वी यूज्ड टू मेक ट्रांजैक्शंस, यानी हम ट्रांजैक्शंस के लिए जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो मनी है। चाहे वो करेंसी नोट हो, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो आपके चेक्स हों, वो मनी कहलाएंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि मनी इज़ यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस, यानी मनी का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करना। इसके अलावा इसके दो और फंक्शंस भी हैं, जो कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, अ यूनिट ऑफ अकाउंट है, और तीसरा ये है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो मनी क्या है? मनी हर वो चीज़ है जिसकी मदद से हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हम गुड्स को, कमोडिटीज़ को बाय एंड सेल कर सकते हैं, यानी हम अशिया की ख़रीदो फरोख्त करते हैं। हर वो चीज़ जिसकी मदद से हम अशिया की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं वो मनी कहलाता है। यहाँ पे जो मनी की सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी को हम फोकस करेंगे। वो है मनी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी डी। यहाँ पे सी है करेंसी, जिसमें करेंसी नोट भी आ जाएंगे और कॉइन्स भी आ जाएंगे, यानी करेंसी नोट और सिक्के। डी डी स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स के ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिनके ऊपर या तो ज़ीरो इंटरेस्ट होता है या फिर लो इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो मनी क्या है? करेंसी यानी नोट एंड सिक्के जो कि सेंट्रल बैंक ने इशू किए होते हैं, या फिर डिमांड डिपॉजिट्स में जो पब्लिक के डिपॉजिट्स हैं वो भी मनी में शामिल हैं। यानी जब भी हमें कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है तो उसके लिए या तो हम कैश ऑफ़र करते हैं या फिर हम चेक देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? या तो हम कैश ऑफ़र करते हैं या फिर चेक देते हैं। तो कैश रिप्रेजेंट करेगा करेंसी यानी सी को, और चेक रिप्रेजेंट करेगा डिमांड डिपॉजिट्स को यानी डी डी को। तो मनी क्या है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। तो मनी जो है वो म्यूचुअल फंड्स जो है, जो कि मुश्तरका सरमाया की जो अंजुमनें हैं या जो जॉइंट या जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मनी नहीं है। हालांकि उनको भी रिकॉर्ड तो हम मनी के टर्म्स में ही करते हैं और बॉन्ड्स को भी हम मनी में ही डिस्क्राइब करते हैं, उसको मेजर करते हैं, कॉरपोरेट स्टॉक को भी और सिक्योरिटीज़ को भी। लेकिन ये जो आइटम्स हैं ये मनी नहीं है, क्योंकि इनकी मदद से हम परचेज़ किसी भी कमोडिटी को परचेज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम किसी अपनी कमोडिटी की परचेज़ के बदले में बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ ऑफ़र करेंगे तो वो हेजिटेंट होंगे उनको एक्सेप्ट करने में, या फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये जो आइटम्स हैं ये मनी में शामिल नहीं है। मनी क्या है? करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स। अच्छा जी, अब हम आते हैं डिमांड फॉर मनी की तरफ। अच्छा जी, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं डी ट्रैक करती हूँ। एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको डिमांड फॉर मनी समझाती हूँ कि हमारे पास जो टोटल इनकम होती है उसकी दो चॉइसेस होती हैं। या तो हम उसकी मदद से हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स अपने करते हैं, या फिर हम उस रकम को सेव करते हैं। यानी कुछ जो हमारी इनकम है उसको हम कंज्यूम करते हैं और कुछ को हम सेव करते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारी टोटल इनकम है इसको अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन हैंड कंसीडर करें तो अपने जो मनी है उसको कुछ तो हम रखेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के लिए, यानी होल्ड इट फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस, और दूसरी जो सेविंग है उसको हम किस फॉर्म में रखेंगे? उसकी पॉसिबल फॉर्म्स हैं, या तो हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, या उसकी मदद से हम बॉन्ड्स खरीद लेंगे, सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेंगे। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल रूटीन है। ठीक है, तो जो मनी है उसके दो यूजेस हैं, होल्ड इट फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस या उसको मुख्तलिफ डिपॉजिट्स की शक्ल में रखें। यानी जो टोटल मनी है, हमारा मनी बैलेंसेस हैं, उसकी मदद उसको या तो हम ट्रांजैक्शंस के लिए अपने हाथ में रखते हैं या फिर हम उसकी मदद से इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। यानी
बैंक डिपॉजिट हुए, बॉन्ड्स हुए, सिक्योरिटीज़ हुए, इनसे हमें इंटरेस्ट ही मिलेगा ना। कि या तो मनी के दो यूजेस हैं, या तो उसको ट्रांजैक्शंस के लिए अपने हाथ में रखो, अपने पास रखो, या फिर उसकी मदद से हम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो ये जो है ये जो होल्डिंग है मनी की, दिस इज़ बेसिकली डिमांड फॉर मनी। यानी हमारे टोटल मनी बैलेंसेस की वो अमाउंट जिसको हम ट्रांजैक्शंस के लिए अपने पास रखते हैं, वो मनी डिमांड कहलाता है। कैश इन हैंड इज़ कॉल्ड मनी डिमांड। ठीक है, तो अब हम अपने पास कितना कैश अपने पास रखेंगे ये तय करेगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा, हम जो कैश है उसको अपने पास कम रखेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम अपने पास कैश ज़्यादा रखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मनी डिमांड। जी, अब हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड्स ऑफ पब्लिक फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस इज़ कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। यानी डिमांड फॉर मनी क्या है? कैश इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस। दैट अमाउंट ऑफ मनी in the form of cash in hands of public is for making transactions is called demand for money. अच्छा जी, there are three determinants of money demand: interest rate, income, that is your aggregate level of income, इसको GDP से अप्रोक्सीमेट कर लें आप, GNP से अप्रोक्सीमेट कर लें, और प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन रेट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट को। मनी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसको हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, मनी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अच्छा जी, क्योंकि जो मनी जब भी हमारे पास होता है उसकी दो चॉइसेस होती हैं, या तो उसको हम अपने हाथ में रखें फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस यानी कैश इन हैंड, या फिर उसकी मदद से हम अर्न कर सकते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है, तो अगर हम कैश हाथ में रखेंगे तो हमें इंटरेस्ट रेट छोड़ना पड़ेगा, यानी जितना कैश हम अपने हाथ में रखेंगे उतना ही हमें इंटरेस्ट रेट का नुकसान, मतलब उतना ही हमें इंटरेस्ट का नुकसान होगा, यानी लॉस होगा हमें, क्योंकि जो करेंसी है वो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती। ठीक है, इफ़ वी हैव टू वांट टू होल्ड मोर कैश इन हैंड, यू विल हैव टू फॉरगो इंटरेस्ट अर्निंग्स। यानी अगर आप अपने हाथ में ज़्यादा ज़र नकद रखेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट अर्निंग्स हैं उसका नुकसान होगा, यानी उतना ही इंटरेस्ट आप कम कमाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिसाइड डिमांड फॉर मनी। अगर तो इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो डिमांड फॉर मनी लो होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो डिमांड फॉर मनी हाई होगी। यानी मनी डिमांड इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अच्छा जी, अब हम रियल इंटरेस्ट रेट को रिप्लेस कर देते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा जी, मनी डिमांड इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यानी MD इज़ इक्वल टू -BI। ठीक है, यहाँ पे आई क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। MD स्टैंड्स फॉर मनी डिमांड, और जो नेगेटिव का साइन है ये शो कर रहा है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। और ये जो B है, B क्या है? ये कोफिशिएंट है इंटरेस्ट रेट का और इज़ अ कांस्टेंट, और ये हमें बताता है, इट टेल्स अस दैट हाउ मच मनी डिमांड विल डिक्रीज फॉर अ 1% इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। यानी ये हमें बताएगा कि अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में 1% पॉइंट का इजाफा होता है तो उससे मनी डिमांड में कितनी कमी होगी। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मनी डिमांड कितनी कम होगी और इंटरेस्ट रेट के कम होने से मनी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमें बताएगा ये कोफिशिएंट B। ठीक है, अब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मनी डिमांड इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट। यानी अगर इसको हम डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ करें, वाई एक्सिस पे हम इंटरेस्ट रेट को लें जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स एक्सिस पे हम मनी डिमांड को लें जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जब इंटरेस्ट रेट I1 से बढ़ के I2 होता है तो मनी डिमांड जो है वो M2 से कम होके M1 हो जाती है। ठीक है, और ये बिल्कुल डिमांड कर्व के जैसा कर्व बनता है। ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड मनी डिमांड।
मतलब जो पॉइंट ए से बी की तरफ मूवमेंट है, इट मीन्स कि जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ तो मनी डिमांड कम हो गई, कि जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ तो लोगों ने जो अपनी मनी है, जो कैश बैलेंसेस हैं, उनको उनको या तो सेविंग डिपॉजिट्स की शक्ल में रखा, या फिर उसको बॉन्ड्स की शक्ल में रखा, या फिर उसको सिक्योरिटीज़ में की शक्ल में रखा, यानी उससे इंटरेस्ट अर्न किया, और जो हाथ में कैश इन हैंड है उसको इकोनोमाइज़ किया, यानी उसकी अमाउंट को कम कर लिया, और जो उनकी सेविंग डिपॉजिट्स हैं उनकी अमाउंट को बढ़ा दिया। इसका सेकंड डिटर्मिनेंट है वो है इनकम। ठीक है, मनी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम आल्सो, वाई से जिसको हम डिनोट करेंगे। तो अगर किसी फैमिली की इनकम इंक्रीज़ करती है तो उसकी मनी डिमांड भी इंक्रीज़ कर जाती है, या फैमिलीज़ विद हाई इनकम आल्सो हैव हाई लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो मनी डिमांड इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई। या फिर हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इनकम। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमीज़ विद हाई लेवल ऑफ इनकम आल्सो हैव हाई लेवल ऑफ मनी डिमांड, यानी इसी रिलेशनशिप को अगर हम इकोनॉमी या कंट्री लेवल पे भी अप्लाई करते हैं तो वो कंट्री जिसका इनकम लेवल हाई होगा उसका मनी डिमांड का जो लेवल है वो भी हाई होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बुलंद होगा, और उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी ज़्यादा होंगी, जिनको सेटिस्फाइड करने के लिए मनी डिमांड का लेवल भी हाई होगा। यानी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, वाई एक्सिस पे हम अपनी इनकम लेवल, इनकम लें, वाई को लें, एग्रीगेट इनकम को लें, और एक्स एक्सिस पे हम मनी डिमांड को लें, तो ये एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बनेगा जो कि हमें ये इंडिकेट करेगा कि इनकम में इजाफे से मनी डिमांड में भी इजाफा हो गया, यानी ए से बी की तरफ जो मूवमेंट है वो इंडिकेट करती है इनकम में इंक्रीज़ को। व्हेन इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम Y1 to Y2 देयर इज़ आल्सो एन इंक्रीज इन मनी डिमांड फ्रॉम M1 to M2, सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इनकम इज़ पॉजिटिव। एंड फाइनली जो थर्ड डिटर्मिनेंट है वो है इन्फ्लेशन रेट या प्राइस लेवल। अगर इसको हम पाई से डिनोट करें, मनी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। वेन एवर इज़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, मनी डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि मोर मनी विल बी नीडेड टू मीट द एक्सपेंडिचर्स। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने का मतलब है कि कीमतों में इजाफा हो जाता है, और सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए आपको ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है। यू विल नीड मोर मनी टू मीट द प्रीवियस लेवल ऑफ कंजम्पशन। दैट्स वाई whenever there is an increase in inflation rate, there will be an resulting increase in money demand, and if there is a decrease in inflation rate, there will be a resulting decrease in money demand. तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है मनी डिमांड का और इन्फ्लेशन रेट का वो पॉजिटिव है, या जो मनी डिमांड है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन्फ्लेशन रेट का। अब हम तीनों को समराइज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनकम को ले लेते हैं। मनी डिमांड इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, और यहाँ पे जो के है ये वाई का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। इट मीन्स ये हमें बताएगा कि इनकम में इजाफे से मनी डिमांड में कितना इजाफा होगा, या कि हमें बताएगा कि इनकम, टोटल जो नेशनल इनकम है उसका कितना प्रोपोर्शन जो है वो डिमांड किया जाता है फॉर डेली ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो है वो इनकम के उस प्रोपोर्शन को शो करता है जो कि हम कैश की फॉर्म में अपने पास रखना पसंद करेंगे, यानी कि डिनोट करता है मनी डिमांड को, कि इनकम का कितने % हम मनी डिमांड के तौर पे अपने पास रखते हैं या कैश की सूरत में अपने पास रखते हैं। जब इनकम में इंक्रीज़ होगा तो मनी डिमांड में भी इंक्रीज़ होगा, और जब इनकम में कमी होगी तो डिमांड फॉर मनी भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका सेकंड डिटर्मिनेंट है इंटरेस्ट रेट, जिसके साथ मनी डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये देखिए मैंने लिख दिया -BI। ठीक है, मनी डिमांड जो है वो नेगेटिव फंक्शन है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, अब फिर से इन दोनों को मैं रिपीट करती हूँ कि मनी डिमांड जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है नेशनल इनकम का,
पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन मनी डिमांड एंड इनकम। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम देयर विल बी अ रिजल्टिंग इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी। और के इज़ द कोफिशेंट जो कि हमें बताता है कि इनकम में इजाफे से डिमांड फॉर मनी में कितना इजाफा होगा, या ये प्रपोर्शन ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करता है जो कि हम कैश की सूरत में अपने पास रखना पसंद करते हैं। ठीक है, और ये जो बी आई है माइनस बी आई, ये शो करता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। एंड बी इज़ अ कोफिशिएंट विच टेल्स अस दैट हाउ मच डिमांड फॉर मनी विल डिक्रीज वेन एवर देर इज़ एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जो वाई है जो मनी डिमांड है वो नेशनल इनकम का पॉजिटिव फंक्शन है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव फंक्शन है। अब जो प्राइस है उसका रोल क्या है? अच्छा जी, जो प्राइस है इसको हम इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होगा, अगर प्राइस लेवल में इजाफा होगा तो उससे जो के है यानी डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पसेस, यानी प्रपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज़ नीडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, और मनी डिमांड जो है इनकम के बढ़ने की सूरत में जो मनी डिमांड बढ़ती है वो भी बढ़ जाएगी, और इंटरेस्ट रेट के में इजाफे में कमी से जो मनी डिमांड बढ़ती है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होगा तो इससे हर तरह की जो डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ जाएगी। यानी व्हेन एवर देयर इज़ एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट देयर विल बी अ रिजल्टिंग इंक्रीज इन मनी डिमांड। अच्छा जी, अब हम कंक्लूजन्स पे बात करते हैं। कंक्लूजन्स पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि पी को मैंने रिप्लेस कर दिया है इन्फ्लेशन रेट से, जिसके लिए मैंने पाई की सिंबल यूज़ की थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मनी डिमांड जो है इट डिपेंड्स पॉजिटिवली ऑन नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम जो है वो जो मनी डिमांड है वो नेशनल इनकम का पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेशनल इनकम में इजाफे से मनी डिमांड में इजाफा और नेशनल इनकम में कमी से मनी डिमांड में कमी होगी। और मनी डिमांड जो है आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट में इजाफे से मनी डिमांड में इजाफा और इंटरेस्ट रेट में कमी से मनी डिमांड में कमी होती है। लेकिन जो मनी डिमांड है इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में कमी से मनी डिमांड में इजाफा होता है और इंटरेस्ट रेट में इजाफे से मनी डिमांड में कमी होती है। इसी के साथ मेरा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। इफ़ यू लाइक माय वीडियो माय लेक्चर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो केनेजियन थ्योरी है उसमें मनी डिमांड और मनी सप्लाई को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।